हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर हसन और आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में जोग्राफ़ी कर रहे हैं। और जोग्राफ़ी के अंदर हम लोग आज क्या कर रहे हैं? हम लोग आज पास्ट पेपर्स कर रहे हैं। पास्ट पेपर कौन से चैप्टर के कर रहे हैं? मिनरल रिसोर्सेज के कर रहे हैं। पिछली जो मेरी 3 वीडियोस थी स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आप लोगों को मिनरल रिसोर्सेज का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली वीडियो इंशाल्लाह मेरी किसके ऊपर होगी? पास्ट पेपर्स के ऊपर होगी। तो आज हम लोग वही बना रहे हैं। अच्छा, तो जो भी बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आ रहा है ना पास्ट पेपर की, तो उससे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले जाके उन 3 वीडियोस को देख ले, मेरी पूरा चैप्टर को कवर कर ले और उसके बाद ही इस वीडियो के ऊपर आए, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले जो ये सवाल है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है अक्टूबर नवंबर 2011 का, अक्टूबर नवंबर 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर हमें कह रहा है कि नेम द एरिया ए विच हैज़ मैनी मिनरल रिसोर्सेज। एरिया ए का पाकिस्तान का मैप दिया हुआ है इसने, और इसमें एक एरिया ए दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, और ये कह रहा है इस एरिया का आप नाम बताएं। नेम द एरिया ए विच हैज़ मैनी मिनरल रिसोर्सेज। इस एरिया ए का नाम बताएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो इस एरिया का स्टूडेंट्स नाम है पोटवार प्लेटू एंड दी सॉल्ट रेंजेस। क्या नाम है? पोटवार प्लेटू एंड दी सॉल्ट रेंजेस। आप लोगों ने ये चीज़ याद कर लेनी है। फिर अगला हमसे क्या पूछ रहा है? नेम 2 मिनरल्स डेट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन दिस एरिया। इस एरिया में कौन से 2 मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इसका नाम बता दें। एग्जामिनर हमें ये बोल रहा है। अब हम देखते हैं ये एरिया है बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे, कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है। इसको गौर से अब हम देखें तो हमें पता लगता है कि ये आधा जो है वो NWFP में है और आधा जो है ये पंजाब में है। आधा NWFP में है और आधा पंजाब में है। अच्छा, तो अब हम कौन से मिनरल लिखेंगे का नाम लिखेंगे? उन मिनरल्स का नाम लिखेंगे जो कि NWFP और पंजाब में पाए जाते हैं। तो हमें पता है भाई, हमने ये चीज़ की भी है कि NWFP और पंजाब में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। NWFP में और पंजाब में मेनली जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो हैं आपके रॉक सॉल्ट एंड जिप्सम। क्या है भाई? रॉक सॉल्ट और जिप्सम, ठीक है। उसके अलावा मैंने तीसरा भी लिख दिया, 2 लिखने थे, लाइमस्टोन भी लिख दिया। लाइमस्टोन जो है वो पंजाब, NWFP, सिंध, बलूचिस्तान आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने 3 लिख दिया, आप लोगों को 2 लिखने होंगे। अगला हमसे पूछ रहा है नेम दी सिटीज़ बी एंड सी। सिटी बी और सिटी सी का नाम बताओ। अब हम देखते हैं सिटी बी है कहाँ पे। सिटी बी जो है वो NWFP के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड पे, NWFP के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड पे। तो यहाँ पे कौन सी सिटी है भाई? यहाँ पे पेशावर है। यहाँ पे क्या है? पेशावर। और यहाँ और ये सिटी सी जो है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे? ये बिल्कुल पंजाब के नॉर्दर्न साइड पे। ये कहाँ है? पंजाब के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड पे। यहाँ पे कौन सी सिटी है? यहाँ पे है भाई इस्लामाबाद। हमने लिख दिया भाई पेशावर और इस्लामाबाद। क्या लिख दिया हमने? पेशावर और इस्लामाबाद, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज होती है मैप की, ठीक है, जो हर बच्चे को होनी चाहिए जो भी ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर दे रहा है। कि भाई मेन मेन हमारी जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान की वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, वो क्या क्या है भाई, वो कहाँ पे लोकेटेड है। हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए। अब आपको जब भी मैप देगा और सिटीज़ का आपसे पूछेगा ना, तो कभी भी मुश्किल नहीं पूछेगा, हमेशा ऐसी आसानी सवाल देगा। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगले सवाल पे आ गया। अगला सवाल कब आया था भाई? अगला सवाल आया था अक्टूबर नवंबर 2012 में। अक्टूबर नवंबर 2012 का क्वेश्चन है ये। इसमें भाई क्या कह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर कह रहा है स्टडी फिगर 1 विच शोज मिनरल एक्सट्रैक्शन इन 2008 इन पाकिस्तान। 2008 में ये डिफरेंट अलग अलग मिनरल जो पाकिस्तान के अंदर से निकले थे, ये इसने फिगर की सूरत में आपको इनकी क्वांटिटी बता दी कि ये 2008 में कितने कितने कौन कौन से मिनरल्स निकले थे। अब हमसे भाई क्या पूछ रहा है? नेम 2 मिनरल्स शोन ऑन फिगर 1 डेट आर यूज टू मेक सीमेंट। फिगर 1 के अंदर देखो और बताओ कि कौन से 2 मिनरल जिसके अंदर हैं जो सीमेंट बनाने में काम आते हैं, ठीक है, जो सीमेंट बनाने में काम आते हैं, और इस फिगर के अंदर भी उनका नाम मौजूद है। हम लोगों ने ये भी किया हुआ है। कौन कौन से मिनरल मिलके सीमेंट बनाते हैं? लाइमस्टोन और जिप्सम। क्या है भाई? लाइमस्टोन और जिप्सम, ठीक है। और ये लाइमस्टोन और जिप्सम फिगर 1 में भी मौजूद है। इसका नाम, इनके जो नाम है हम लोगों ने लिख दिया भाई। फिर उसके बाद स्टेट 2 यूजेस ऑफ रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट के 2 यूजेस पूछ रहा है, ये भी हमने किया हुआ है। इसका पहला यूज़ हमने लिख दिया भाई प्रिजर्वेशन, दूसरा यूज़ हमने लिख दिया मेल्टिंग ऑफ स्नो। क्या लिख दिया भाई? मेल्टिंग ऑफ स्नो। अगला हमसे क्या पूछ रहा है? स्टेट द अमाउंट ऑफ जिप्सम एक्सट्रैक्टेड। स्टेट द अमाउंट ऑफ
जिप्सम एक्सट्रैक्टेड। बोल रहा है भाई फिगर को देखो और बताओ जिप्सम कितना एक्सट्रैक्ट हुआ था 2008 में। फिगर को देखो और बताओ जिप्सम कितना एक्सट्रैक्ट हुआ था। अच्छा, जब भी इस किस्म का सवाल आता है, ठीक है, आपको जो है वो ग्राफ दिया हुआ होता है, ग्राफ में देख के आपको बोलता है इस चीज़ की, किसी भी मखसूस चीज़ की वैल्यू बताओ, तो वो कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं भाई, ये आ गया जिप्सम, ये आ गया जिप्सम। जिप्सम जो है, हम गौर से देखें तो 600 से 800 के बीच में, कहाँ पर है भाई, 600 से 800 के बीच में, ठीक है। तो 600 और 800 के बीच में कितना बॉक्सेस हैं, हम या अब जो है इस चीज़ को गिनते हैं। कितना बॉक्सेस हैं, आए मेरे साथ गिने आप लोग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस हैं। 5 बॉक्सेस के बाद ग्राफ में 200 का इजाफा हो रहा है। कितने का इजाफा हो रहा है, वैल्यू में 200 का इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या, हमें ये बात पता लग गई कि 5 बॉक्सेस से 200 का इजाफा होता है, तो 2.5 बॉक्सेस से कितने का इजाफा होगा, 100 का इजाफा होगा। कितने का इजाफा होगा, 100 का। तो 2.5 बॉक्सेस पे आप लोगों के लिए लाइन मैंने लगा दी 700 की। कितने की लाइन लगा दी मैंने, 600 के बाद 700 की लाइन लगा दी। अच्छा, ये 700 भी नहीं है अब, ठीक है, उससे भी कम है। तो अब क्या करना है सर, अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसके बॉक्सेस गिनेंगे और हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि एक बॉक्स की बेसिकली कितनी वैल्यू है। तो हमें पता है कि भाई 5 बॉक्सेस के बाद 200 का, 200 जो है 200 का इजाफा होता है। 5 बॉक्सेस के बाद जो है वो 200 का इजाफा होता है, या ये भी कह सकते हैं कि 5 बॉक्सेस इज इक्वल टू 200 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 200 है 5 बॉक्सेस। तो हमने क्या किया भाई, 200 को डिवाइड बाय 5 किया, 200 को डिवाइड बाय 5 किया, तो हमें वैल्यू मिल गई 40। क्या वैल्यू मिल गई, 40। ये भी आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया, 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 40। अब हम इसको गौर से देखते हैं कि इसने 600 के बाद कितने बॉक्स कवर किए हैं। इसको गौर से देखें भाई, तो हमें पता लगता है कि इसने 600 के बाद एक बॉक्स कवर किया है और उसके बाद आधा बॉक्स कवर किया है। एक बॉक्स कवर किया, उसके बाद आधा बॉक्स कवर किया। एक बॉक्स की वैल्यू हो गई 40 और आधे बॉक्स की हो गई वैल्यू 20। तो हमने लिख दिया भाई 660। क्या लिख दिया हमने, 660। ये देखें, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे जो भी यहाँ पे ग्राफ के साथ इसका वो दी हुई होगी कि वैल्यू मतलब वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है एक्सट्रैक्शन की मतलब जो है, जैसे एक्सट्रैक्शन लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 टन्स है। ये क्या है भाई, 1000 टन्स। तो हमने ये भी लिख दिया 1000 टन्स। अगर हम 660 या 660 सिर्फ अकेला ऐसे ही लिख देंगे तो हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमें 1000 टन्स या जो भी मैप में लिखा हुआ है, जो भी फिगर में लिखी हुई है साथ वैल्यू, वो हमें लिखनी होगी। अच्छा, मार्किंग स्कीम जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 640 से लेके 680 तक जो भी बच्चा कोई भी वैल्यू देगा इन दोनों के दरमियान की, तो वो वैल्यू जो है एग्जामिनर उसको राइट मार्क कर देगा, उसको क्या कर देगा, राइट मार्क कर देगा और उसको नंबर दे देगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड कर ली, वो क्या है, 660। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कब आया था भाई, अक्टूबर नवंबर 2012 में ही आया था, अक्टूबर नवंबर 2012 में ही आया था। हमसे क्या कह रहा है भाई एग्जामिनर, हमसे कह रहा है एक स्टडी फिगर 2 विच शोज क्रोमाइट एक्सट्रैक्शन इन पाकिस्तान। ये फिगर 2 इसने दी हुई है और इसने बताया हुआ है, फिगर 2 हमें बता रही है क्रोमाइट की एक्सट्रैक्शन कितनी हुई है पाकिस्तान में, कब से कब तक भाई। ग्राफ में देखें तो 1992 से लेके 2008 तक, 1992 से लेके 2008 तक कितनी पाकिस्तान में क्रोमाइट की एक्सट्रैक्शन हुई थी, ये ग्राफ की सूरत में इसने हमें बता दिया, ठीक है। अब अगला हमसे क्या पूछ रहा है भाई, डिस्क्राइब द चेंजेस इन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम 1992 टू 2008। हमसे बोला है डिस्क्राइब द चेंजेस इन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम 1992 टू 2008। 1992 से लेके 2008 तक ग्राफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, ग्राफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, आप ये हमें बता दो। अच्छा, ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दूंगा, ये जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आता है ना आपके पेपर में, तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ये फ्री के मार्क्स होते हैं। इसको जो है आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लें, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करना सीख लें, ताकि इसमें आपके नंबर जो है वो कभी भी नहीं कटें, कभी भी नहीं कटें। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है भाई कि ग्राफ का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ग्राफ का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। हम देखें भाई तो ये ग्राफ जो है ओवरऑल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या लिखते हैं, इस किस्म के क्वेश्चन में हम लिख देते हैं भाई, देयर इज़ ओवरऑल इंक्रीज फ्रॉम 1992 टू 2008। ओवरऑल ग्राफ जो है देखा जाए तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने पहली स्टेटमेंट लिख दी ये, उसके बाद आपने एक एक करके कि ग्राफ कब नीचे जा रहा है, कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कब ऊपर जा रहा है, आप लोगों ने एक एक करके पॉइंट वाइज ये चीज़ बतानी होती है इस क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं भाई कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। शुरू से शुरू करते हैं, 1992 से देखें हम, तो 1992 से लेकर 1994 तक ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमने लिख दिया द ग्राफ इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम 1992 टू 1994।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1994 से लेके आपका तकरीबन 1997 तक क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। ग्राफ क्या जा रहा है भाई, ऊपर जा रहा है। तो हमने लिख दिया फ्रॉम 1994 टू 1997 द ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग। भाई उसके बाद देख लेते हैं हम अगला, 1997 से लेके 1999 तक ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। ग्राफ क्या जा रहा है भाई, नीचे जा रहा है। तो हमने लिख दिया देयर इज़ डिक्रीज फ्रॉम 1997 टू 1999, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं हम 1999 के बाद क्या हुआ। 1999 के बाद से लेके तकरीबन 2004 तक 2004 तक ग्राफ जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है। फ्लक्चुएट का मतलब बेटा होता है कि ग्राफ ना ऊपर की ज़्यादा जा रहा है और ना ज़्यादा नीचे जा रहा है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होए जा रहा है। तो हम लिख देंगे भाई फ्रॉम 1999 टू 2004 द ग्राफ इज़ फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर। अब देखते हैं भाई 2004 से लेके 2004 से लेके 2008 तक ग्राफ जो है अगर आप गौर से देखें तो ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। क्या कर रहा है, ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ग्राफ शूट कर रहा है। तो हम यही चीज़ भाई क्या करेंगे, उठाएंगे और लिख देंगे एंड द ग्राफ इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 2004 टू 2008। ये हो गए भाई हमारे 3 मार्क्स फुल एंड फाइनल हमारी पॉकेट में। हमारे क्या कहते हैं आपके हमारे पेपर के या हमारे ग्रेड के 3 मार्क्स हो गए भाई पक्के, ठीक है ना। ये चीज़ अच्छे से आप लोगों ने समझ लेनी है इसमें, ताकि कभी भी मसला ना हो, इसके नंबर कभी भी ना कटें। अगला क्या पूछ रहा है भाई, अगला हमसे पूछ रहा है सजेस्ट वाई द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स सच एज क्रोमाइट वेरीज फ्रॉम एयर टू एयर। क्रोमाइट की जो एक्सट्रैक्शन है, बेसिकली ये कहने का इसका मकसद ये है कि क्रोमाइट की एक्सट्रैक्शन जो पाकिस्तान के अंदर होती है वो कम ज़्यादा क्यों होती है, कम ज़्यादा क्यों होती रहती है। बेसिकली क्या है ये रहा है कि ये ओवरऑल इंक्रीज़ क्यों नहीं होती, बढ़ती क्यों नहीं रहती, बढ़ती क्यों नहीं रहती, ठीक है। अच्छा खासा हर साल अच्छा खासा क्रोमाइट हम लोग या कोई और भी मिनरल, कोई सा भी और मिनरल हम लोग क्यों नहीं निकाल पाते, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम क्यों होता रहता है। ये भी हमने किया हुआ है, हम लिख देते हैं भाई लैक ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट सेक्टर नॉट इंटरेस्टेड, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है हमें सब्सिडाइज़ नहीं करती, हमें पैसे वगैरह नहीं देती, ठीक है। जिसकी वजह से लैक ऑफ मशीनरी, हमारे पास मशीनरी नहीं है जिससे माइनिंग होती है, हमारे पास वो मशीनरी अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, हमारे पास वो वर्कर नहीं है जो माइनिंग का काम जानते हो, हमारे पास वो वर्कर नहीं है जो माइनिंग का काम जानते हो। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास रोड्स नहीं है, रेलवेज़ नहीं है। हम लोग अगर मिनरल कहीं से निकाल भी लेते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें रेलवे में लेके जाना है या रोड से लेके जाना है तो हमारे पास रोड्स और रेलवेज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। क्या मतलब सर, इसका मतलब ये है कि भाई एक हुकूमत आती है किसी भी कंट्री किसी भी कंपनी के साथ मुआहदा करती है कि आप पाकिस्तान में आके मिनरल्स निकाल लें, ठीक है। फिर दूसरी गवर्नमेंट जब आती है तो वो उसको आके बंद कर देती है, उसको आके बंद कर देती है। ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। फिर अगला हमसे कह रहा है स्टडी फोटोग्राफ ए इंसर्ट विच शोज़ अ क्वेरी इन पाकिस्तान। सर क्वेरी क्या होता है, क्वेरी का मतलब बेसिकली होता है माइनिंग। क्या मतलब होता है, माइनिंग। ये बोल रहा है भाई आपको एक तस्वीर दी हुई है, इसके अंदर माइनिंग हुई हुई है। एक तस्वीर आपके सामने हमने दे दी और इसमें माइनिंग हुई हुई है, इस जगह पे पहले माइनिंग हुई थी। इसको तस्वीर गौर से हम देख लेते हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छी है दिखने में, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। अब भाई क्या पूछ रहा है ये हमसे, हमसे ये पूछ रहा है यूज़ द फोटोग्राफ एंड योर ओन नॉलेज टू डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी कॉज्ड बाय माइनिंग। बोल रहा है कि फ़ोटोग्राफ को देखो और अपनी ओन नॉलेज लगाओ। ओन नॉलेज का इसने बोल दिया तो हम अपने ओन से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इस फोटोग्राफ के अंदर से ही चीज़ें निकाल के क्या कहें, क्या कहते हैं आप, मतलब फ़ोटोग्राफ से ही देख के मतलब आप चीज़ें बताएं, ज़रूरी नहीं है, हम खुद से भी बता सकते हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है। हम क्या बताओ भाई, ये बता दो कि किसी भी जगह पे अगर आप माइनिंग करते हो तो एनवायरनमेंट में क्या 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 कह सकते हैं आपके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, एनवायरनमेंट में क्या क्या नुकसान प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। क्या क्या नुकसान हो जाता है एनवायरनमेंट को जब हम माइनिंग किसी भी जगह करते हैं। ये भी हम कर चुके हैं भाई। डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, क्या करनी पड़ती है हमें, डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, ठीक है। पेड़ पौधे हम लोग काट देते हैं उस जगह पे जहाँ पे हम लोग माइनिंग करते हैं।
करते हैं, क्या कर देते हैं भाई, हम लोग पेड़ पौधे काट देते हैं। दूसरा डिप्रेशन, क्या भाई डिप्रेशन, डिप्रेशन का क्या मतलब है सर, डिप्रेशन मतलब गड्ढे, गड्ढे क्या है भाई, गड्ढे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं किसी भी जगह जहाँ पे हम माइनिंग करते हैं तो गड्ढे हो जाते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है, क्या होता है भाई, एयर पॉल्यूशन होता है। नॉइस पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन क्या मतलब भाई, डक 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 डक, जब भी माइनिंग किसी इलाके में चल रही है, किसी भी एरिया पे चल रही है, तो वहाँ पे जब मशीनें चलती हैं तो नॉइस पॉल्यूशन होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो माइनर्स होते हैं उनका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है। उनका क्या हो जाता है, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। सीनिक ब्यूटी विल बी डिस्ट्रॉयड, वहाँ की जो खूबसूरती है वो बर्बाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बर्बाद, वो बदसूरत हो जाएगा इलाका, क्या हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। आपके सामने ये हो गया चटियल मैदान, सारी इसकी बेचारे की खूबसूरती चली गई। फिर उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, कहीं भी अगर माइनिंग होती है तो क्या होता है भाई, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। क्या होता है वाटर पॉल्यूशन का क्या मतलब भाई जो भी अनवांटेड चीज़ें निकली वो हमने निकाली, ठीक है, निकाल के करीबी जो भी लेक थी, ठीक है, या सी था या रिवर था, उसको उठाया आपने वेस्टेज को और उठा के फेंक दिया। क्या किया भाई, उठा के वहाँ पे आपने फेंक दिया और वाटर को आपने पॉल्यूट कर दिया। क्या कर दिया, वाटर को पॉल्यूट कर दिया। फिर अगला हमसे पूछ रहा है हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी रिड्यूस। भाई आपने बता दिया कहीं भी अगर माइनिंग होती है, एग्जामिनर बोल रहा है, आपने बता दिया कि भाई माइनिंग कहीं भी होती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को हमने माइनिंग तो करनी है, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। पहला भाई एफॉरेस्टेशन करो, क्या करो, एफॉरेस्टेशन, दरख्त वगैरह काटें तो दरख्त वगैरह को वापस से लगाओ। फिर उसके बाद डिप्रेशन शुड बी फिल, डिप्रेशन शुड बी फिल, जहाँ पे भी गड्ढे गए कर किए हैं, गड्ढे ऐसे ही खुले नहीं छोड़ो, उनको भर के जाओ, उनको भर के जाओ। प्रॉपर डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट की प्रॉपर डंपिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डंपिंग ऑफ लिक्विड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड इन लेक्स, रिवर एंड सी, ठीक है। और लिक्विड वेस्ट की भी प्रॉपर तरीके से डंपिंग होनी चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया नदी नाले, आपका क्या कहते हैं, रिवर्स, लेक्स और सी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए हमें। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ नॉइस कैंसलिंग हेडफोन, डक 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 से जो क्या कहते हैं माइनर्स का दिमाग ख़राब होता है तो उनको आप क्या करें भाई, उनको आप नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स पहना दें, उनको आप नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स पहना दें। फिर उसके बाद अगला सवाल हमसे कर रहा है, अगला सवाल हमसे 6 मार्क्स का कर रहा है। कितना मार्क्स का कर रहा है, 6 मार्क्स का, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। तो हमसे कह रहा है भाई एग्जामिनर, टू व्हाट एक्सटेंट कैन मोर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज हेल्प टू इंक्रीज डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। हमसे बोल रहा है किस हद तक जब हम पाकिस्तान में मिनरल्स निकालेंगे तो वो किस हद तक पाकिस्तान में डेवलपमेंट कर सकते हैं। जब भी हम पाकिस्तान में मिनरल्स निकालेंगे तो वो किस हद तक डेवलप कर सकता है या कितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर सकती है मिनरल की एक्सट्रैक्शन, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट का जो ये क्वेश्चन आता है इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमने बता देने हैं भाई फ़ायदे, कि अगर हमने जैसे माइनिंग का पूछ रहा है कि अगर माइनिंग हमने शुरू कर दी तो क्या क्या फ़ायदा होगा भाई, ये फ़ायदे होंगे। माइनिंग शुरू कर दी तो भाई बहुत ना मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है हमारा। अब दूसरा एग्जामिनर पूछ रहा है भाई अगर पाकिस्तान में माइनिंग शुरू हो जाएगी तो भाई ये तो फ़ायदे हो जाएंगे। तो एग्जामिनर बोल रहा है भाई क्यों नहीं शुरू कर पाते हो, क्यों नहीं शुरू कर पाते हो आप लोग पाकिस्तान में माइनिंग। तो हम बताएंगे भाई प्रॉब्लम्स, हमसे वो क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम्स बताओ भाई कि क्यों नहीं शुरू कर पाते। तो हमने भाई बता दिया कि ठीक है, हम जब पाकिस्तान में माइनिंग करेंगे तो हमें ये फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ये वजह है कि हम लोग पाकिस्तान में माइनिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होने लग जाएगी, लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा, इनकम में इंक्रीज। जाहिर सी बात है जब काम मिलना शुरू हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा भी आना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा तो लिविंग स्टैंडर्ड विल इंक्रीज, लोगों का जो रहने का तरीका है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री विल इंक्रीज, एक्सपोर्ट जो है वो कंट्री की इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। कंट्री यहाँ पे भी इस्तेमाल करेगा मिनरल्स को और बाहर भी भेजेगा, फिर उससे क्या होगा भाई, फॉरेन एक्सचेंज विल बी अर्न, फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आने लग जाएगी, बाहर से डॉलर्स आने लग जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट विल इम्प्रूव, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या होता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशो, क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशो, ठीक है। किसी भी कंट्री की अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, और उसकी इंपोर्ट कम होंगी तो खुद ब खुद ही वो कंट्री तरक्की करेगी। क्या करेगी भाई, वो खुद ब खुद कंट्री जो है वो तरक्की करना शुरू कर देगी, वो उसकी जो इकॉनमी है वो खुद ब खुद अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे जो है माइनिंग से फ़ायदे होंगे। तो अब हम बता देते हैं भाई
के प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी वजह से हम लोग माइनिंग शुरू नहीं कर पाते पाकिस्तान में। प्रॉब्लम्स हैं भाई लैक ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, जिसकी वजह से लैक ऑफ मशीनरी, हमारे पास मशीनरी नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस ये एक और पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बात नहीं पता कि भाई कि अगर आप माइनिंग में इन्वेस्ट करोगे, अपना पैसा लगाओगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। ये यहाँ पे नहीं पता, और ना बाहर लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे तो हम लोग इतना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई पाकिस्तान में हर किस्म का टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान में हर किस्म का टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यू नेम इट वी हैव इट, ठीक है। लेकिन माइनिंग का कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी माइनिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता। लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वही भाई वही बात आ गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, रेलवेज़ नहीं है, जिसकी वजह से माइनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन कब आया था भाई? अगला क्वेश्चन है मई जून 2015 का, मई जून 2015 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है एग्जामिनर? स्टडी फिगर 3 and 4 विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ 3 मेटालिक मिनरल्स इन पाकिस्तान इन 2010 to 2011। फिगर 3 और फिगर 4 को एग्जामिनर कह रहा है देखो, और इसमें हम लोगों ने आपको 3 मेटालिक मिनरल जो पाकिस्तान में एक्सट्रैक्ट हुए थे कब, 2010 से 11 तक, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी हुई है, ठीक है। तो भाई पूछ क्या रहा है, हमने फिगर देख ली भाई, बताओ भाई एग्जामिनर भाई आप क्या पूछ रहे हो। एग्जामिनर भाई बोल रहा है हाउ मच आयरन ओर वॉज एक्सट्रैक्टेड इन 2010 to 2011। आयरन ओर कितना एक्सट्रैक्ट हुआ था 2010 से 11 तक, 2010 से 11 तक आयरन ओर कितना एक्सट्रैक्ट हुआ था। आयरन ओर का बार देख लेते हैं। आयरन ओर का बार 300 to 350 के बीच में, 300 से 350 के बीच में है आयरन ओर का बार। आयरन ओर का बार 300 to 350 के बीच में। अब और इसको क्लोजली करके देखते हैं हम, ठीक है। 300 से 350 के बीच में कितना फ़र्क है भाई? 50 का फ़र्क है। कितना फ़र्क है? 50 का फ़र्क है, 50 का फ़र्क है। और गौर से देखें हम तो ये आयरन ओर का बार जो है ना, ये बिल्कुल मिडिल में नहीं है, ये 325 के ऊपर नहीं है, ये 325 के ऊपर नहीं है, ये थोड़ा सा जो है वो बीच से ऊपर है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। ये तकरीबन 330 तक है। कहाँ तक है ये? 330 तक है। तो हमने लिख दिया भाई, क्या लिख दिया हमने? 329 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया भाई? 329। आगे हम क्या लिखेंगे भाई? अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे सर अभी तो 330 बोला, 329 क्यों लिख दिया? फिर 329 इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि ये आपकी मार्किंग थीम में लिखा हुआ था, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी आंसर लिखेंगे तो उससे कोई भी मसले वाली बात नहीं होती ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने अच्छा 329 लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने वही बात 000 और टन्स आपने लिखना है, वरना आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, लिख दिया भाई। फिर उसके बाद अगला हमसे बोल रहा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड इन फिगर 3 कंपेयर टू डैट इन फिगर 4। बोल रहा है भाई फिगर 3 और फिगर 4 के अंदर जो डिफरेंस है ये अलग अलग तरीके से बताई हुई है, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा है कि इन दोनों में फिगर 3 और फिगर 4 में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब इन दोनों में क्या चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो भाई सिंपल आपको दिख रहा है, आप बता दो भाई कि फिगर 3 जो है, फिगर 3 के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है बार चार्ट के फॉर्म में दी हुई है, और फिगर 4 में जो इन्फॉर्मेशन है वो पाई चार्ट की सूरत में दी हुई है। इन फिगर 3 इन्फॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड इन बार चार्ट, एंड इन फिगर 4 द इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड इन पाई चार्ट, ठीक है। सबको पता ही होगा कि पाई चार्ट क्या होता है और बार चार्ट क्या होता है, ठीक है मैंने। फिर उसके बाद आ जाते हैं, आपका अगला हमसे क्या कह रहा है, गिव वन यूज़ फॉर द मिनरल क्रोमाइट एंड नेम वन एरिया वेयर इट इज़ एक्सट्रैक्टेड इन पाकिस्तान। बोल रहा है भाई क्रोमाइट का एक यूज़ बता दो और एक एरिया बता दो जहाँ से क्रोमाइट निकलता है। यूज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमने लिख दिया भाई ब्रिजेस को मेक करने में इस्तेमाल होता है, ब्रिजेस को बनाने में इस्तेमाल होता है, और रेलवे ट्रैक्स को बनाने में इस्तेमाल होता है। हमने लिख दिया इन दी मेकिंग ऑफ ब्रिजेस एंड रेलवे। फिर उसके बाद एरिया हमने लिख दिया भाई मुस्लिम बाग और ज़ोब। कहाँ पे फाउंड होता है क्रोमाइट? मुस्लिम बाग और ज़ोब से निकलता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद कर लेनी है। उसके बाद अगला हमसे क्या बोल रहा है भाई, व्हाट आर दी बेनिफिट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल रिसोर्सेज फॉर लोकल पीपल एंड दी नेशनल इकोनॉमी। आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा जब हम मिनरल की एक्सट्रैक्शन करेंगे, जब हम पाकिस्तान में माइनिंग करेंगे, तो आम जो लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान की जो नेशनल इकोनॉमी है उसको क्या फ़ायदा होगा। अभी ऊपर हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, हम लोगों ने लिख भी दिया, मैंने यहाँ पे भी आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल इंक्रीज, इनकम विल इंक्रीज, लिविंग स्टैंडर्ड विल इंक्रीज, export of the country will increase,
फॉरेन एक्सचेंज विल बी अर्न, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल इम्प्रूव। ठीक है, अगला हमसे बोल रहा है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है जब हम लोग माइनिंग करते हैं। माइनिंग करते हैं तो नेचुरल एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है। ये फोटोग्राफ वाली जो आपका फोटोग्राफ वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। डन। अगला भाई क्या पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया कब तक। अगला क्वेश्चन आया था अक्टूबर नवंबर 2016 में। अक्टूबर नवंबर 2016 का ये क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर क्या बोल रहा है भाई। एग्जामिनर बोल रहा है हमसे स्टडी फिगर 3 विच इज़ अ मैप शोइंग द लोकेशन वेयर 3 डिफरेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन पाकिस्तान। ठीक है, हमें इसने पाकिस्तान का मैप दिया हुआ है। पाकिस्तान के मैप में हमें इसने हाईलाइट करके दिए हुए हैं 3 एरियाज़। इसने क्या किए हुए हैं भाई, हाईलाइट करके दिए हुए हैं 3 एरियाज़ और बोल रहा है यहाँ पे जो है वो मिनरल्स निकलते हैं। अगला हमसे क्या बोल रहा है भाई, फॉर एनी 2 लोकेशंस स्टेट द नेम ऑफ द मिनरल एक्सट्रैक्टेड एंड अ यूज़ ऑफ दिस मिनरल, राइट और आंसर इन दी स्पेसेस प्रोवाइड ऑन फिगर 3। बोल रहा है भाई कि जो भी ये हाईलाइटेड एरियाज़ है ना, इनके अंदर से कौन कौन से मिनरल निकलते हैं। किसी एक मिनरल का नाम बता दो वहाँ पे सिर्फ, और दूसरा आप ये बता दो कि उस मिनरल का क्या यूज़ है, उस मिनरल का क्या यूज़ है। फिर बोल रहा है हमसे यू शुड चूज़ फ्रॉम दी फॉलोइंग लिस्ट। ये फॉलोइंग लिस्ट जो हमने आपको दी हुई है, क्या है भाई फॉलोइंग लिस्ट में, जिप्सम, लाइमस्टोन और रॉक सॉल्ट। जिप्सम, लाइमस्टोन और रॉक सॉल्ट की जो है हम लोगों ने आपको लिस्ट दी हुई है। इसमें से आप जो है हमें बता दीजिए, इसमें से आप क्या करें हमें बता दीजिए। हम इसको अब बताते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले जो हम पहला हाईलाइटेड एरिया देखते हैं। पहला हाईलाइटेड एरिया भाई कहाँ पर है। पहला हाईलाइटेड एरिया जो है वो NWFP और पंजाब के बीच में। कहाँ पर है, NWFP और पंजाब के बीच में। हमें पता है NWFP और पंजाब में कौन कौन से मिनरल्स निकलते हैं। कौन कौन से मिनरल निकलते हैं भाई, रॉक सॉल्ट एक पहला निकलता है, तो हमने लिख दिया सबसे पहले भाई रॉक सॉल्ट। हमने क्या लिख दिया, रॉक सॉल्ट किस लिए इस्तेमाल होता है हमें पता है भाई, कुकिंग में इस्तेमाल होता है, हम लोगों ने लिख दिया कुकिंग। फिर उसके बाद भाई अगला हाईलाइटेड एरिया देखते हैं। अगला हाईलाइटेड एरिया जो है वो पंजाब और बलूचिस्तान के बीच में, पंजाब और बलूचिस्तान के बीच का इलाका है। तो हमें पता है कि भाई पंजाब में मेनली जिप्सम फाउंड होता है, हमने लिख दिया भाई जिप्सम। ठीक है, यूज़ बता दिया हमने पेंट। फिर उसके बाद तीसरा जो हाईलाइटेड एरियाज है, वैसे तो 2 करने हैं, मैं तीसरा भी आप लोगों के लिए कर दिया है। तीसरा हाईलाइटेड एरिया जो है वो सिंध का है। कहाँ का है भाई, सिंध का। सिंध में जो है ना ही रॉक सॉल्ट निकलता है और ना ही जिप्सम निकलता है, यहाँ पे सिर्फ लाइमस्टोन निकलता है, और लाइमस्टोन सिंध के अलावा हर प्रोविंस में भी निकलता है। तो हमने लिख दिया लाइमस्टोन और इसका हमने यूज़ बता दिया क्लीनिंग ऑफ वाटर। क्या यूज़ बता दिया हमने भाई, इसका क्लीनिंग ऑफ वाटर में लाइमस्टोन इस्तेमाल होता है, हमें पता है ये बात। अगला हमसे क्या कह रहा है भाई, अगला हमसे कह रहा है यूजिंग फिगर 3 एंड योर ओन नॉलेज सजेस्ट डिफ़िकल्टीज देर में बी इन गेटिंग मिनरल्स टू एक्सपोर्ट मार्केट। हमें बोल रहा है भाई कि फ़िगर को देखो, ठीक है, और अपनी ओन नॉलेज बोल दी तो हमें जो पता है भाई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हम वो लिख देंगे। तो बोल रहा है अपनी ओन नॉलेज से या फिगर को देख के, और फिगर को भी देखो और बताओ भाई कि आपके क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब हम मिनरल को एक्सपोर्ट मार्केट तक लेके जाते हैं। जब हम मिनरल को एक्सपोर्ट मार्केट तक लेके जाते हैं, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो भाई इसको बताते हैं हमें कि क्या क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं। पहला तो है भाई दे आर बल्की मिनरल्स सो कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। पहला ये हमें भाई नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात कर रहा है। कौन से मिनरल्स के बारे में बात कर रहा है, नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात नहीं कर रहा बच्चों ये। तो जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो बल्की होते हैं। क्या होते हैं वो, बल्की होते हैं, वो वज़नी होते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ वज़नी होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में मुश्किलात होती हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में ज़्यादा मुश्किलात होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जिसका वज़न कम होता है। तो हमने लिख दिया भाई दे आर बल्की मिनरल्स सो कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। दूसरा भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है। इन मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है। ये भी हमें बात पता है कि जो भी मिनरल या जो भी चीज़ जिसकी जो क्या कहते हैं आपका, जिस चीज़ का वज़न ज़्यादा होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं एज़ कम्पेयर टू उस चीज़ के जिसका वज़न कम होता है। हमने ये भी लिख दिया भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई। फिर उसके बाद हमने लिख दिया नो रोड्स नो रेलवे ट्रैक्स। ये हमने अभी बात डिस्कस की थी कि अगर हम जब भी मिनरल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जब आप उसको कराची लेके आ रहे हो, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर भेजने के लिए, तो रोड्स नहीं है, ठीक है, बल्कि मिनरल जो है ख़ासतौर पर रेलवेज़ में जाते हैं, तो रेलवे ट्रैक तो है ही नहीं, ठीक है, ऐसी जगहों के ऊपर। तो हमने लिख दिया भाई कि ये एक बहुत बड़ा मसला हमें फेस करने के लिए पड़ता है कि रोड्स नहीं है, रेलवेज़ नहीं है। फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन इनलैंड एरिया टू सी पोर्ट आर लॉन्ग। इनलैंड एरिया मतलब जहाँ से ये निकलता है, जहाँ से कोई भी मिनरल निकलता है उसको इनलैंड एरिया कहते हैं, और
और दूसरा जो है उसको सी बोर्ड। सी बोर्ड क्या है भाई? कराची। मेनली सी बोर्ड जो जिसकी बात होती है आपकी ज्योग्राफी में, जहाँ से एक्सपोर्ट होती है, वो जो सबसे ज़्यादा फंक्शनल है वो कराची ही है, ठीक है। तो आपका बेसिकली जहाँ से मिनरल निकलता है वहाँ से कराची तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ से कराची तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये आखिरी सवाल था। अगला जो क्वेश्चन है ये किसी और चैप्टर का, ये क्या है भाई? किसी और चैप्टर का। यहाँ पे जाके आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। किसी भी बच्चे को, जिस भी बच्चे को भाई ये चाहिए पीडीएफ, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको ये पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने लाजमी लाइक करनी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप लोगों ने अपनी बेसिकली सपोर्ट दिखानी है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और उसके बाद जाते जाते आप लोगों ने अपना फीडबैक लाजमी देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों का फीडबैक जो है ना वो एज अ फ्यूल वर्क करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम लोग आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाते रहें, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।